कई वर्षों बाद माननीय सभापति महोदय आपको इस आसंदी में देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपका स्वागत और अभिनंदन है जी। आप उसी गरिमा से आज सदन को संचालित करेंगे। अजय भैया, स्वागत तो मैं भी कर रहा हूं सर आपका। अजय भैया, धर्म भैया आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप भी बढ़िए। आपका स्वागत है। हम लोगों को विश्वास है कि पूरा संरक्षण मिलेगा आज। जी जी जी, इनको तो पूरा संट ठीक है कर धर्मजीत सिंह जी। लेकिन माननीय हमारे अजय चंद्राकर जी बिल्कुल रेड अलर्ट में आ गए हैं। 2.5 साल में पहली बार खुशी हुई से हुआ, वो हमेशा रेड अलर्ट में रहते हैं। श्री धर्मजीत सिंह के लिए है, प्रश्न करिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर के ऑक्सीजोन के बारे में और ग्रीनरी कहाँ कहाँ पर है, गार्डन कहाँ है, विस्तृत रूप से जवाब देते हुए ये भी बताया है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अब ख़त्म है। परंतु फिर भी मैं इस प्रश्न को इसलिए पूछा था माननीय मंत्री जी कि बिलासपुर जिले के 1, 2, 3 और 4 नंबर के वार्ड जो नगर निगम में हैं उसकी पिछले सरकार में घनघोर उपेक्षा हुई थी और वहाँ पर विकास के कोई भी काम नहीं हुए। जो कुछ भी हुआ आपने बहुत बड़ी राशि उन चारों वार्डों के विकास के लिए इस सरकार में दी है। मैं सिर्फ एक मांग आपसे ये करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 3 में एक बढ़िया छोटा सा गार्डन, मुक्ति धाम और उसका अप्रोच रोड ये बनवाने के लिए आप अपने विभाग के लोगों को निर्देशित करने की कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपसे मेरा निवेदन है, प्रश्न भी है और यही आग्रह भी है, दोनों मेरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कल जो बजट आया है और बजट पढ़ा गया चौक वाइज बिलासपुर में, आप भी बिलासपुर को रिप्रेजेंट करते हो तो बिलासपुर का नक्शा ही बदल जाएगा। कहाँ प्रश्न की जरूरत है भाई साहब को? नहीं, मैं जो पूछा हूँ उसके बारे में मैं बता दूं अध्यक्ष महोदय, आप भी उससे पीड़ित हैं। हमारे गांव के इलाके को नगर निगम में शामिल किया। पहले वो लोग भूटान के राजा थे, आज की तारीख में वो प्रजा हो गए हैं। तो उन प्रजा लोगों की मांग मैं कर रहा हूं कि उनके वहां की प्रजा के लिए आप मुक्ति धाम, अप्रोच रोड और छोटा सा अच्छा गार्डन, हमारे भी लोगों को शौक है, आप कृपा करके हमारे ही जिले के हैं, दे दीजिए साहब। अच्छा मुक्ति धाम होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मांग कर रहा भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चालू किया था और बिलासपुर भी उसमें शामिल था, देश के 100 शहरों में, और इसमें अनेक प्रकार के अधोसंरचना के काम हुए हैं और उसी के अंतर्गत 8 अलग अलग स्थानों पर उद्यानों में ग्रीनरी हेतु घास, छोटे पौधे तथा हेजिंग लगाने का कार्य किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोई ऑक्सीजोन का निर्माण बिलासपुर नगर निगम में नहीं हुआ है, कोई वृक्षारोपण का काम नगर निगम या स्मार्ट सिटी के मद से नहीं हुआ है। बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत जो वृक्षारोपण के काम हुए हैं, ऑक्सीजोन के काम हुए हैं, वो अलग अलग योजनाओं से अलग अलग मद से हुए हैं। 2017-18 में वन विभाग द्वारा व्यापार विहार में ऑक्सीजोन का निर्माण किया गया था। वो ऑक्सीजोन जो है वो सही सलामत है, वहाँ के पौधे सही सलामत हैं। बाद में अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत वुमेन फॉर ट्री परियोजना के अंतर्गत 2025-26 में 10 महिला स्व सहायता समूह के कुल 50 महिलाओं द्वारा 5000 पौधों का रोपण किया गया है और उसमें से आज की स्थिति में 4700 पौधे जीवित हैं, बढ़ रहे हैं। 300 जो पौधे हैं वो योजना के अनुरूप, एग्रीमेंट के अनुरूप उसको प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ में CSR फंड से कोनी में 2 एकड़ क्षेत्र में 1000 पौधे अर्पा अर्पण समिति के NGO के द्वारा किया गया है। गोकुल धाम में 0.5 एकड़ क्षेत्रफल में 300 पौधे हिंदू एकता मंच NGO के द्वारा तथा सिरगिट्टी में CSIDC के द्वारा 4.2 एकड़ क्षेत्रफल में 10,000 पौधे मियावाकी माइक्रो फॉरेस्ट विकास के तहत रोपित किए गए हैं। बिरकोना में 20 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए
पौधारोपण के लिए प्रस्ताव ACCL को गया है CSR मद से, तो इस तरह से वृक्षारोपण की दिशा में ये काम हुए हैं। नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने जन सहयोग से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण के काम किए हैं। ये सही है कि बिलासपुर के आसपास की कुछ नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत को मिलाकर पिछली सरकार ने नगर निगम की सीमा में वृद्धि किया है। जो सीमावर्ती गांव और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में शामिल हुए हैं, वहां पर विकास के काम कम हुए थे। उन कामों पर फोकस करके, उन क्षेत्रों में फोकस करके बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने स्वीकृत किया है, और भी जो प्रस्ताव आते जाएंगे क्रमशः स्वीकृत करते जाएंगे। अभी माननीय सदस्य ने मुक्तिधाम के लिए कहा है, तो इस बार हमने मुक्तिधाम के निर्माण को फोकस किया है। सभी नगरीय निकायों को राशि जारी कर रहे हैं। इनके सक्रिय क्षेत्र के लिए भी कोई प्रस्ताव आएगा मुक्तिधाम का, तो निश्चित रूप से परीक्षण करेंगे और विचार करके उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। श्रीमती संगीता सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी, आप जो इस प्रश्न को लगातार लगाते थे, उसी प्रश्न पे मैं खड़ी हूँ और मैं आपसे संरक्षण चाहती हूँ मेरे प्रश्न पे। आदरणीय सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानकारी चाहती हूँ। मेरी जानकारी में आया है जल जीवन मिशन पे तो 111 टंकी पूर्ण आया है सभापति महोदय जी। तो मैं महोदय जी से जानकारी चाहती हूँ कि 111 टंकी पूर्ण है तो उसमें से कितने चालू हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 214 योजनाएं स्वीकृत है। गांवों की संख्या 210 है, जिसमें से बालोद विकासखंड के 89 गांव, गुरूर गांव के 121 गांव शामिल है। इन 214 योजनाओं में से 102 योजनाएं पूर्ण है। इन 102 योजनाओं में कार्य पूर्णता के बाद 111 ग्रामों में जल की आपूर्ति की जा रही है, और ये वर्तमान में स्थिति है। आदरणीय सभापति महोदय जी, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 111 चालू हालत में है। सभापति महोदय जी, मैं निरीक्षण की गांव में, गांव वाले का सभी जगह में गई। सभापति महोदय जी, मंत्री का जवाब मेरे हिसाब से गलत है। सभापति महोदय जी, क्योंकि 111 गांव में पूर्ण दिखा रहा है, लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब है सभापति महोदय जी। किसी का पानी टंकी में लीकेज है सभापति महोदय जी, किसी में पाइपलाइन टूट फूट गया है। अगर एक गांव में इतना लीकेज नहीं होता। आदरणीय सभापति महोदय जी, ये सरकार को 2.5 साल पूरे होने को आ गए हैं, अब तो आप अपने हाथ में ले लीजिए। सभापति महोदय जी, मेरा ये कहना है कि कहीं भी टंकी पूर्ण रूप से नहीं चालू है, तो ये सिर्फ कागजी रूप में है। और मेरे पास जितने भी 111 गांव के लिस्ट है सभापति महोदय जी, उसमें डांडेसरा गांव है, करिया टोला है, दानी टोला है, बिच्छी बारा है, यहाँ कहीं भी पानी का आवागमन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय सभापति महोदय, रानी तराई में शिकायत आई टंकी के खराब होने की। हमने उस टंकी को डिसमेंटल किया है, नई टंकी का निर्माण का काम करेंगे। इसी तरह से सोहसपुर गांव का भी मामला आया, उस पर भी जो आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं संरक्षण चाहूंगी आपका, उसे भी ठीक करने का काम किया है। 111 गांव योजनाएं पूर्ण है, पेयजल आपूर्ति हो रही है। यदि किसी गांव में, उन 111 गांव में से किसी गांव में पानी नहीं आ रहा हो, मुझे जानकारी दे, मैं उनका परीक्षण जरूर करा लूंगा। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं यहाँ तो पूरे गांव में आपको लिस्ट दूंगी, आप पूर्ण की परिभाषा ही बता दीजिए कि पूर्ण की परिभाषा होता क्या है। पूर्ण की परिभाषा बता दीजिए कि क्या होता है। जो स्वीकृत डीपीआर है उसके अनुरूप जो काम हो गए हैं, उन कामों को पूर्ण कहेंगे। और पानी आ रही है, हमने हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता के लिए, उसके काम को सुचारू रूप से
नीचे तक पहुंचाने के लिए अनेक कठोर निर्णय लिए हैं और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। कभी ये तो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके कारण इतनी बड़ी योजना आम लोगों को, आजादी के बाद पहले किसी ने सोचा नहीं अब तक, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का, और उस दिशा में मैं पिछली सरकार में क्या हुआ उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उस योजना को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा प्रश्न बस एक पॉइंटेड प्रश्न है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि 111 गांव में आपका पानी नल जल योजना का ठीक से नहीं पहुँच रहा है, टंकी लीकेज है, कहीं पे पाइपलाइन फूटा है, कहीं पे नल का टोपी नहीं है, उसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे? माननीय सभापति महोदय, मैंने बताया है कि पिछले 2 वर्षों में धीमी गति से कार्य होने की 22 शिकायतें प्राप्त हुई, गुणवत्ताहीन काम होने की 8 शिकायतें हुई। मैं संरक्षण चाहूंगी, गुणवत्ताहीन मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा, इसमें आप पहले जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है, जो 111 गांव जहां जल आपूर्ति होने की बात हमने कही है, वहां यदि किसी गांव में नहीं हो रहा है उसकी जानकारी दें, निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सभापति महोदय जी, इसका लिस्ट मैं मंत्री महोदय जी को दे दूंगी। मेरा दूसरा प्रश्न है सभापति महोदय जी कि जो गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, अनियमितता बढ़ते हैं, जिसका शिकायत पहुंचा है आपके पास, उसके लिए आप क्या कार्रवाई किए, उसमें क्या किए हैं आप? कितना आपको शिकायत मिला है, किसमें कार्रवाई हुआ है, कितने जगह का है वो? पिछले 2 वर्षों में गुणवत्ताहीन काम की 8 शिकायतें प्राप्त हुई है। टंकी में लीकेज, उनको ठीक कराया है। टंकी खराब होने की स्थिति में माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी बताया, रानी तराई गांव का टंकी हमने तोड़वाया है। और भी कहीं पर कोई शिकायत आएगी आप बता दें कि ये गुणवत्ताहीन है, उसको भी बता जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। आदरणीय सभापति महोदय हो गया ना? नहीं, देखो दोनों बात में मंत्री जी बता दिए, अर्जेंट है, मंत्री जी आपको पूरे बता दिए। मेरे यहाँ मुजगहन, बासिन, दुपचेरा, कुलिया, रानीतरे, जेमरतला, दरबारी, नवागांव और सोहपुर। सभापति महोदय जी, सोहपुर में मैं गई थी, गांव वाले आए थे मेरे पास, गांव वाले आए, मैडम टंकी लीकेज होते डामर पोत दे, ये बात बोले। जब मैं वहां पे गई सभापति महोदय जी, तो वहां पे डामर के बदले जो केमिकल लगाते हैं लीकेज पे, वो लगाया गया था। सभापति महोदय जी, जब मैं वहां गई, टंकी का जो सीढ़ी है पूरा जर्जर था। सभापति महोदय जी, मेरे पास ये फोटो भी है टंकी गुणवत्ताहीन का। सोहपुर में लगातार शिकायत करने के बाद, बासिन, दुपचेरा, जमरतला, दरबारी, नगांव, लगातार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ सभापति महोदय। अभी तक वो टंकी उसी स्थिति में है। लीमोरा में पानी टपक रहा है सभापति महोदय जी, आपके मैं पटल पे रख दूंगी, लीमोरा में टंकी से पानी टपक रहा है। सभापति महोदय जी, उसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? आप समय सीमा निर्धारित कीजिए, क्या कार्रवाई किया, क्या ठेकेदार पे कार्रवाई हुआ या उस अधिकारी पे कार्रवाई हुआ जो उसमें संरक्षण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये मुझे जानकारी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो जानकारी आई है, गुणवत्ताहीन काम हुआ है, उसकी जानकारी मुझे दे दें। निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से उसका परीक्षण कराएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ठीक, सभापति हो गया। आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा एक लास्ट पॉइंटेड क्वेश्चन है, जो आपका 99 अपूर्ण कार्य है, उसके लिए आपने सभी में उत्तर 1 बना के दे दिया सभापति महोदय जी। विभाग द्वारा कार्य गति बढ़ाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, वांछित गति से किया जा रहा है कार्य। सभापति महोदय जी, मैं खुद 99 जगह में बहुत सारी जगह में दौरा की हूँ, वहाँ पे कार्य आपके इसमें गति है बता रहे सभापति महोदय जी, वहीं पे कहीं कोई कार्य नहीं चल रहा है। और जब मैं ठेकेदार को बुलाई सभापति महोदय जी कि आप कार्य को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ठेकेदारों का साफ कहना है, क्या लेना देना, ठेकेदार से क्या लेना देना। आदरणीय सभापति महोदय जी, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे काम करवाना पड़ रहा है, आपके अधिकारी उनसे काम नहीं ले रहे हैं।
सभापति महोदय जी, ठेकेदार से आप उनका काम ये लेती कहना है, मैं उनका ठेकेदार दर्द से आप बता रही काम हूँ लेती आपको, हैं। चंद्राकर जी, मैं उनका दर्द बता रही हूँ। काम लेती है ठेकेदार उनका से। ये कहना है, मैडम हम 85% काम कर चुके हैं, हमको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। सभापति महोदय जी, अगर कोई किसी के पास पेमेंट नहीं रहेगा तो वो कार्य कैसे करेगा? 85% काम किया है वो, 30% का पेमेंट दे रहे हो, इसमें तो सरकार है। अरे लेकिन ये आप सरकार ये लोग तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय सभापति जी, संगीता जी, टेंडर कब हुआ इस पे पूरी डिबेट कर लो, पूरी 1 घंटे की डिबेट कर लो। टेंडर कब हुआ, अभी तो आपको किन बजट में लोगों ही ने बोलना लिया, उसकी डीपीआर किसने स्वीकृत की, कितना बिल एडवांस पेमेंट हुआ और क्यों नहीं हुआ, तो किस किस कार्यकाल में, जरा उसके ऊपर एक पूरी चर्चा कर लो, पूरी कर लो ना, पूरी चर्चा किसने, पूरे प्रदेश के अंदर ये हाल बना के रखे हो, खाली बात के लिए चार बार घोषणा चर्चा कर लो, चर्चा कर लो, कार्रवाई हुई नहीं है। सरकार ने क्या किया ये बता दीजिए। 2 साल में 4 बार घोषणा की है यहाँ सदन में, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय जी, अंतिम प्रश्न, आदरणीय सभापति महोदय जी, अंतिम प्रश्न। मैं अंतिम प्रश्न यही कर रही माननीय हूँ सभापति महोदय, विधानसभा में। माननीय सभापति महोदय, आपकी उदारता की बहुत बहुत प्रशंसा है। इतना लंबा प्रश्न हमने अपने संसदीय जीवन में नहीं सुना है। इतना लंबा प्रश्न आपका आधा एक घंटा तक हुआ है इसके लिए अवसर चंद्राकर जी, दिया। आप पूरा एक घंटा लेते हैं, एक घंटा लेते हैं आप। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती। अंतिम मंत्री प्रश्न, महोदय जी, जो पूछना है मैं अंतिम इतना प्रश्न। चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में जितने भी नल जल योजना स्वीकृत हैं, जो अपूर्ण हैं, उस कार्य को आप कब तक पूर्ण करेंगे? बस ठीक है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने इस योजना की अवधि 2028 तक बढ़ाई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं योजनाओं के अनुरूप काम हो और हर घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, समय सीमा निर्धारित उमेश जी करें। को एक प्रश्न हो गया। संगीता जी, माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न इतना जानना हो गया, चाहता बहुत सारा हो गया, अभी यही प्रश्न आना है सर। एक छोटा आगे भी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि पिछले जब से 2 साल के विधानसभा में इस सदन में आपने कई बार घोषणा की है कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई, ये जानकारी दे दीजिए। स्पेसिफिक प्रश्न है संजारी बालोद विधानसभा का, आदरणीय और जो सभापति महोदय माननीय जी, सदस्य ने मैं पूछा है वो संजारी निवेदन कर बालोद रही हूँ। से संबंधित नहीं है। सदन के आप प्रश्न लगाएं, आपके एक एक प्रश्न का आदरणीय उत्तर सभापति दूंगा। महोदय जी, आप प्रश्न जब तक लगाएं, एक एक सरकार- प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक सरकार आप पैसा नहीं दोगे तो काम वही का वही ठहरा रहेगा। आपका पानी लीकेज है सभापति महोदय जी, कहीं काम नहीं चल रहा है। आपका जितने 99 जगह अपूर्ण का है सभापति महोदय जी, ये 99 जगह अपूर्ण का है, यहाँ पानी टपक रहा है, इसमें फोटो सहित मैं आपके पटल में रखूंगी। उसके आदरणीय फोटो में सभापति पानी कहाँ महोदय दिख जी, रहा है? संगीता जी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई आपके सारे करेंगे? प्रश्नों का जवाब मंत्री जी ने दिए। सभापति महोदय जी, मुझे समय सीमा बता समय देंगे, का मैं बैठ आप जाऊंगी। समय सीमा की बात की, उन्होंने बता दिया है कि 28 तक केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा दिया 2047 है, तक उसके होगा पहले सभापति आपका महोदय पूरा जी। करा देंगे। 2047 तक आपका जल जीवन मिशन कंप्लीट होगा। माननीय सभापति महोदय, एक पॉइंटेड प्रश्न इसी में छोटा सा है, बालोद जिला का है सभापति महोदय आपका। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पिछले सत्र में ही आपसे एक बात हुई थी रोड रानी तरे का, वो दंश झेल रहे हैं वो रोड रानी तरी ग्राम, आधा राजनांदगांव जिला, आधा बालोद जिला में। राजनांदगांव जिला एक होटल के बाद से पानी लगातार बहता है और इसके बाद पान ठेला के बाद से इधर पानी की सप्लाई, पीने की पानी नहीं है। मैंने बार बार निवेदन किया था, आपने भी कहा था कि जरूर उसमें विचार करेंगे, और पिछले साल से लगातार चल बात बालोद में तीनों कांग्रेसी हैं, इसलिए है वो स्थिति। नहीं, वो वही आपके मन में जो भाव है, बालोद है इसलिए भेदभाव हो रहा है, और वो जो भाव आप जिला में पैदा कर रहे हैं भेदभाव हो ना रहा है। कि कांग्रेसी भाजपा का पानी आप लोग भी पीते हैं, पानी हम लोग भी पीते हैं, लेकिन जनता बताएगी 2 साल बाद कि आपको पानी कहाँ से पीना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप खरखरा से पानी ले जा रही है, दारू चाहिए, मंत्री मंत्री जी के ऊपर भेदभाव करते हैं, और वही प्रश्न करिए ना। मैं वही बोल रहा हूँ, रोड रानी पानी दे दीजिए, वो दारू पी लें आप। ये छत्तीसगढ़ का मामला है, सिर्फ बालोद नहीं, आप- छत्तीसगढ़ का है पूरा। रोड रानी तरी का मामला है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन चाहूंगा कि आधा माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का
और आधा मेरे विधानसभा में आता है। और आपने कहा भी था और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्देश भी किया था, लेकिन अभी तक वहां के लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इसमें मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि जरूर जितना जल्दी हो सके उस रोड रानी के आप उसको प्रयास करें। श्री अजय चंद्राकर जी, आप वंदे मातरम गाते हैं कि नहीं? गाते हैं, जोर से गाइए, सब काम हो जाएगा। जिस दिन माननीय सभापति महोदय, माननीय सीधे साधे सरल सहज सज्जन मंत्री महोदय ने मुझे, लेकिन अभी आपने आरोप लगाया मंत्री जी के ऊपर, क्या भेदभाव का आरोप लगाया है आपने। क्या है, कुकर्म और कर्म से भी दशा निर्धारित होती है ना, इसलिए मैंने कांग्रेसी कहा। वो भेदभाव कारण नहीं कहा, कर्म कुकर्म के कारण कहा। मेरा एक प्रश्न है और ये आपका ध्यान चाहूंगा विशेष तौर पे गिग वर्कर्स पर, और उसने केंद्रीय अधिनियम का हवाला दे दिया है। एक लाइन और अवगत आपको कराऊंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप भी सुनिएगा। इससे पहले मैंने आउटसोर्सिंग कंपनियों पर प्रश्न लगाया था, उसमें ध्यानाकर्षण, तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया इसके लिए भी कोई हमारे पास नियम कानून नहीं है, इसके गिग वर्कर्स के लिए भी कोई नियम कानून नहीं है छत्तीसगढ़ में। और यदि 1 मिनट की पृष्ठभूमि है, यदि इसको हम अधिनियमित कर दें तो छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका संरक्षण होगा। अभी तो उसका दोहन हो रहा है, कई लोग मरे हैं, कई लोग जेल गए हैं, और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां, ये कंपनियां हैं, वो ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। अब आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं 220 पर प्रश्न करूं कुछ, फिर केंद्रीय अधिनियम है मत कही हो जाएगा, नहीं तो इसमें चूंकि उल्लेख है। आप ये बता दीजिए साहब कि आप 2020 का उल्लेख किया है, तो उसको यदि आपने देखा होगा तो उसमें गिग वर्कर्स कौन सी श्रेणी में आएंगे, संगठित में आएंगे कि असंगठित में आएंगे, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही चिंता की प्रश्न की है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और उन्होंने इस विषय को उठाया है। और जैसे वो पूछ रहे हैं कि ये संगठित में आएंगे क्या संगठित में, अभी ये तीनों श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, दोनों में। और भारत सरकार ने, चलिए बैठ जाइए, मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, कुछ नहीं, वो तो कुछ भी माननीय मजाक में मत लो थोड़ा आप। माननीय सभापति महोदय, 2020 जो अधिनियम का उल्लेख इसमें है प्रश्नोत्तरी में, मैं आपको बता दूं कि इसके अधिनियम बने हैं कि नहीं बने हैं, चूंकि उसका उल्लेख आपने किया है। अधिनियम नहीं बने हैं, उसी स्थिति में आप अनुकूलन करके क्या आप उस नियम के तहत अधिनियम के तहत नियम बनाएंगे क्या छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लिए? क्योंकि ये आप देख लीजिए कि लेबर जो है, श्रम जो है, वो कंकरेंट टॉपिक में, तो आप उसी नियम के अधिनियम के तहत उसी स्थिति में स्वीकार करके आप नियम बनाएंगे क्या छत्तीसगढ़ में? फिर मैं छोटा सा एक प्रश्न और करूंगा आपसे। माननीय सभापति महोदय, अभी के इन वर्कर्सों के लिए भारत सरकार ने 2020 में इसका नया अधिनियम में अभी 4 कोड किए हैं, उसमें नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में उन्होंने लिया है और 2025 में इसको प्रभावशील किए हैं। अभी इसका नियम नहीं बना है। जैसे भारत सरकार का नियम बन जाएगा उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी उस नियम को हम लोग पालन करेंगे, उनसे अनुसरण करेंगे। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने अधिकारियों का एक कमेटी बनाया था। बाकी जैसे हमारा कमेटी बना, कमेटी ने पूरा अपना नहीं कर पाए पूरा, और उसके बाद ही भारत सरकार का 4 नया कोड लागू हो गया और उसका अधिनियम जैसे बनेगा छत्तीसगढ़ में भी उसका अनुसरण करके हम लोग पालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्थिति आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे पास सभी नियम, राजपत्र, कॉन्स्टिट्यूशन सब मौजूद है। 2025 के नोटिफिकेशन इसलिए जारी किए गए भारत सरकार के द्वारा क्योंकि नए जो नियम उन्होंने बनाए, अधिनियम बनाए, उसके नियम नहीं बने हैं। नियम नहीं बने हैं, नियम बनते तक श्रम न्यायालय को ही
सुनने का अधिकार दिया गया है। इतने ही नोटिफिकेशन है, वो इससे ज्यादा का नोटिफिकेशन नहीं है। अब यदि उसके डिटेल में जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा कि उसके आधार पे आपको सुनना पड़ेगा क्या। कि मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है कि भारत देश में विभिन्न राज्यों ने अपना नियम और अधिनियम और नियम इस संबंध में, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी हो चाहे गिग वर्कर हो, इसके बारे में बना लिया। क्या आप अपना नियम अधिनियम और नियम बनाने के बारे में विचार करेंगे क्या? मैंने बताया न सभापति महोदय कि भारत सरकार का अधिनियम बन रहा है, नियम बन रहा है, उसके अनुसरण में हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसका अनुसरण करेंगे और नियम बनेंगे। आप भी काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं और भारत सरकार का जो भी नियम बनता है उसके अधीन ही नियम बनेगा। बाकी मैंने पहले बता के हमने समिति का गठित किया था। माननीय सभापति महोदय, मैंने इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण दिया है कंकरेंट टॉपिक में, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में हम अपने अधिनियम भी बना सकते हैं और यदि केंद्र के अधिनियम आते हैं वो बेहतर होंगे तो आप ही आप वो लागू हो जाएंगे, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता नहीं लागू होने का। लेकिन 2020 के नियम के बाद, अभी तक अधिनियम के बाद उसके नियम नहीं बने और अभी यह तय नहीं है कि वो नियम कब तक होंगे। और जब तक नियम नहीं बनेंगे, उसके निर्देश नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ के बच्चे ऐसे ही शोषण के शिकार होते रहेंगे। और मैं लगातार इस विषय में 2 साल से प्रश्न कर रहा हूं या विभिन्न अवसरों में जा रहा हूं। इतने बड़े रोजगार के अवसर, आप सुन लीजिए कितना गंभीर विषय है। कितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां छत्तीसगढ़ में है किसी को नहीं मालूम, कितने गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम, उसकी सेवा शर्तें क्या है नहीं मालूम। और चिंता की स्थिति यह है जो गिग वर्कर्स हैं उसका कंपनियों के मुकाबले यह हो रहा है कि हम 10 मिनट में सप्लाई करेंगे। जो मानव अधिकार संगठन है वो विरोध कर रहे हैं 10 मिनट में कैसे सप्लाई होगा करके, और ऐसी स्थिति नहीं होती तो वो वर्कर मारे जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चाहे वो आउटसोर्सिंग के हो चाहे गिग वर्कर्स हो, कई आत्महत्या कर चुके हैं, कई जेल की हवा खा चुके हैं। यह शोषण को रोकना निहायत जरूरी है। फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये कंकरेंट टॉपिक है, कंकरेंट टॉपिक में हम देश के विभिन्न राज्यों के अधिनियम को बुला के हम अपने परिवेश में उसको लागू कर सकते हैं। आज की स्थिति में यह है कि कितने इस तरह की कंपनी है वो काम कर रही छत्तीसगढ़ में, यही सरकार को नहीं मालूम है। इसलिए बहुत चिंता का विषय है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ कहें और कुछ करें। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी जो उसके बिना काम कर रहे हैं। उसके प्रश्नकाल में मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन एक चिंता का विषय है। और दूसरे विषय में आपका उत्तर आ जाता है कि इसमें कोई कानून नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं हम बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो आप इसमें आप खुद का नियम बनाएंगे क्या, अधिनियम बनाएंगे क्या, उसके नियम निर्देश बनाएंगे क्या, ये मुझे बता दीजिए। विचार करेंगे क्या? यदि विशेषज्ञ नहीं है, सक्षमता नहीं है, तो उसके लिए संस्थाएं मौजूद हैं जो बना देंगे। आप यदि इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो हम लोग मदद करेंगे कि कौन इस नियम, और भारत सरकार का लागू होगा तो आप ही आप लागू हो जाएगा। जिस दिन लागू होगा उस दिन। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि हम लोग समिति गठित किया था इसका और ये प्रक्रिया में था। उसी बीच में भारत सरकार ने 4 श्रम संहिता कोड लागू किया और इसका हम लोग छत्तीसगढ़ में भी ये प्रक्रियाधीन है। और जैसे हम लोग का आगे आएगा फिर हम लोग निश्चित तौर पर इसमें काम करेंगे। मैंने पहले कहा बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी बात, 1 मिनट साहब, आखिरी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, 1 सेकंड, ये आखिरी बोल रहा हूँ, आखिरी फिर बोलिएगा आप। आपके पहले ही तो बोलना था। नहीं, आपके बाद नहीं बोल पाऊंगा ना मैं, नहीं, मेरा क्रम समाप्त हो। सभापति महोदय, ये लखनलाल जी से संतुष्ट होने वाला नहीं है। नहीं, इसलिए आप ही कोई संतुष्टि की दवा दे दीजिए, बाकी कुछ संभव नहीं। माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल संतुष्ट असंतुष्ट का सवाल नहीं है, उसकी एफिशिएंसी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं एक लाइन सभी, आपका ध्यान मैंने इसीलिए चाहा कि इस देश में उदाहरण है, अनेक राज्यों ने अपने नियम, अधिनियम और नियम और निर्देश बना लिए। या तो उसको मंगवा ले, अपने अनुकूल से उसको बना ले, या हम कब तक इंतजार करेंगे। भारत सरकार ने जो दूसरी अधिसूचना जारी की है, अभी नियम बनने के अभाव में पुराने श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे, इतनी अधिसूचना जारी हुई उस संबंध में। नियम कब तक बनेंगे उस अधिनियम के, ये अभी तय नहीं है सीमा अवधि। तब तक क्या करेंगे हम लोग?
आउटसोर्सिंग में वही स्थिति है, गीग वर्कर्स में वही स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ के बच्चे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरी बड़ी विनम्र आग्रह है माननीय मंत्री जी कि राज्य विचार करे। इस देश में अधिनियम बनाने वालों की कमी नहीं है। जो आपने समिति बनाई थी वो जरूरी नहीं है विशेषज्ञ लोग हों, काबिल लोग हों। मैं किसी की काबिलियत आज आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल विषय नहीं। आप ये बोलिए कि रिटायर्ड जज को दे दीजिए, विधि सचिव को बोलिए, सिटिंग जज को बोलिए कि आग्रह कर दीजिए कि आप इसमें अधिनियम बना दीजिए करके। तो एक इच्छा शक्ति का सवाल है, आप घोषणा करिए हम बनाएंगे अधिनियम। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि प्रक्रियाधीन है और 4 कोड भारत सरकार की श्रम संहिता का लागू उन्होंने किया है। नियम आने दीजिए। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कई राज्यों ने बना दिया है, अभी किसी भी राज्य का नियम इनके लिए नहीं बना है। जैसे और आपसे भी हम विचार विमर्श कर लेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपका सुझाव आएगा और नियम प्रक्रिया में रहेगा। श्री व्यास कश्यप जी, हम यदि एक माननीय सभापति महोदय, मान लो मैं इनकी बात को मान लो मैं सहमत नहीं हूं कि दूसरे राज्यों ने बनाया है, मैं उदाहरण दे दूंगा दूसरे राज्यों का, लेकिन यदि किसी ने नहीं बनाया तो हम नहीं बनाएंगे, ये कोई उत्तर नहीं। इसलिए आप बना सकते हैं चाहे तो, और प्रक्रियाधीन है सवाल है तो भारत सरकार के पास 2020 से लंबित है, उसके नियम नहीं बने अभी तक। तो इसलिए सीमा अवधि और प्रक्रियाधीन का कोई अर्थ नहीं है। छत्तीसगढ़ को बच्चों को यदि ठीक कर रहे हैं तो आप इच्छा शक्ति दिखाइए, या आग्रह है मेरा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। श्री व्यास कश्यप जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने वाणिज्य उद्योग मंत्री से जो जानकारी चाही थी, जानकारी आ चुकी है और मैंने जांजगीर चांपा जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा CSR मद अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने राशि व्यय की गई है और इस राशि में कितने कार्य कराए गए हैं, संपादित राशि का ब्यौरा औद्योगिक संयंत्रवार प्रदान करें। यहाँ पे जो जानकारी आई है माननीय सभापति महोदय, और इस जानकारी में ऐसे संयंत्र खास करके जो कि शासकीय है, NTPC या कि गेल इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना, परंतु हमारे जिले में भी और ऐसे बहुत से औद्योगिक घराने हैं, KSK जो अब JSW के नाम से, या कि मध्य भारत पेपर मिल नहीं PIL के नाम से, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। इनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए उतनी राशि प्रदान नहीं की गई है, और क्यों नहीं की गई है इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा।